गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने आराधना पढ़ा था। तो इस बार हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे कुल चैप्टर्स है 24 चैप्टर एंड पोएम मिलाकर 24 चैप्टर्स होते हैं और साथ में पूरक वाचन भी 4 है। पूरक वाचन में तो ऐसा है कि यदि हमें टाइम मिला तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अभी हम लिख के चले तो 24 चैप्टर हमारे पास है। तो सेमेस्टर वन में इसके आधे कितने होते हैं? 12। तो 12 तक सेम 1 में और सेम 2 में 12 मीन्स हो गए 24। उसमें ग्रामर भी आ जाता है और चैप्टर्स भी आ जाते हैं। ग्रामर में मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, कहावत और वर्तनी। बाद में शब्द संरचना, वाक्य के प्रकार, स्वर संधि और समास, इतने आते हैं। आठ टॉपिक ग्रामर के हैं। ग्रामर के हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 4 और दूसरे सेमेस्टर में 4 ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। आराधना, न्याय मंत्री, क्या निराश हुआ जाए, फिर है मुहावरे, कर्ण का जीवन दर्शन, स्वराज्य की नींव, अशुद्ध शुद्ध वाक्य, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, सूरदास के पद, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, निर्भय बनो, भारत गौरव, एक यात्रा यह भी और रानी। यहाँ तक हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सेमेस्टर 1 में हमें रानी तक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 रानी। तो थोड़ी पेपर पैटर्न्स भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर्स आते हैं। तो जिस प्रकार गुजराती में होता है उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। आपकी 3 एग्ज़ाम होने वाली है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड essay 1, essay 2 और फाइनल एग्ज़ाम। essay 1 / essay 2 और फाइनल, जिसमें essay 1 और essay 2 50 मार्क्स के हैं और फाइनल 80 मार्क्स। उसमें भी सेक्शन ए गद्य विभाग, $20 मार्क्स, 14 मार्क्स। सेक्शन बी पद्य विभाग 14 मार्क्स। सेक्शन सी व्याकरण विभाग
वो है 10 मार्क्स। सेक्शन सी डी लेखन विभाग, वो है 12 मार्क्स। इसी प्रकार फाइनल एग्जाम में 20, सेक्शन ए 20, सेक्शन बी 20, सेक्शन सी 22 और सेक्शन डी 18, ऐसे ही मार्क्स होंगे। पद्य विभाग 20 मार्क्स, गद्य विभाग 20 मार्क्स, व्याकरण विभाग 22 मार्क्स, लेखन विभाग 18 मार्क्स। टोटल 18 हो गए, 80 और ये 50। तो उसमें क्या पूछे जाएंगे? तो FB सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 मार्क्स। फिर MCQ 2 मार्क्स, फिर 1 लाइन आंसर 2 मार्क्स, 2-3 लाइन आंसर 4 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 4 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो पुराने बच्चे हैं उसको हम पता है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। याद है ना? कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, प्रस्तावना और उपसंहार। कर्ता लिखना है, जिसका मतलब है जो राइटर और पोएट है उसके बारे में उसका नाम लिखना है। कृति मतलब चैप्टर्स नेम या पोएम्स नेम। साहित्य प्रकार जो उसका साहित्य प्रकार है, कहानी है, प्रार्थना गीत है, वो सारी हमें यहाँ पे लिखना है। फिर आएगा प्रस्तावना। ये पेज की ये कौन सी साइड है? राइट साइड। राइट साइड पे लिखा जाएगा। प्रस्तावना लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तावना में 4 to 5 लाइन्स पूरे चैप्टर के बारे में क्या कहा गया है वो शॉर्ट में लिखना है, पूरे चैप्टर के बारे में। फिर उत्तर आएगा। उत्तर में भी क्या करना है हमें? जो आंसर है वो आंसर लिखना है। अंत में आएगा उपसंहार। तो जो आंसर आपने लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे तो मिनिमम 4 to 5 लाइन्स, 5 to 6 लाइन, आई गेस 6 to 7 लाइन हो गए, तो उसको एक लाइन में कन्वर्ट करना है, वो होगा उपसंहार। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का एक लाइन में आंसर करना है। सारे आंसर का कंक्लूजन लिखना है, वो है उपसंहार। फिर सेक्शन बी में सेम ही है, लेकिन सेक्शन बी में आपको MCQ नहीं, काव्य पूर्ति पूछी जाती है। सेक्शन बी में FB पूछी जाती है, फिलिंग द ब्लैंक्स। बाद में सेकंड जो गद्य में MCQ है वो MCQ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन काव्य पूर्ति पूछी जाएंगी। फिर 1 लाइन, 2-3 लाइन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ग्रामर में, व्याकरण मतलब ग्रामर में मुहावरे, कहावत, शुद्ध वाक्य, पर्यायमान्य, सिनोनिम्स, विरुद्धार्थी, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको आएगी। फिर लेखन विभाग में
परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, कहानी पूछी जाएगी, लेटर पूछा जाएगा और निबंध लेखन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेम पैटर्न आपको सेमेस्टर 2 में भी दिखाई देगी। सेक्शन फाइनल एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स के MCQ, 2 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 मार्क्स के 1-1 लाइन, 4 मार्क्स के 2-3 लाइन्स, 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उसी प्रकार 2 मार्क्स की FB, 2 मार्क्स की काव्य पूर्ति, 4 मार्क्स के 1-1 लाइन, 4 मार्क्स के 2-3 लाइन्स एंड 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फिर सेक्शन C जो 22 मार्क्स के हैं, तो उसमें सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर सेक्शन D में आपको पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, फिर विचार विस्तार, कहानी लेखन, अहवाल लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन। इसमें से आपको 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये थी झलक आपके पेपर स्टाइल और आपके पेपर पैटर्न और क्या क्या पूछा जाएगा इस सेमेस्टर में, इसके बारे में बात हमने की। तो आज का जो समय है, तो आपको पता ही है कि आज हम जो सिचुएशन में जी रहे हैं वो सिचुएशन बहुत गंभीर है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये महामारी है वो कितनी बढ़ चुकी है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उसके पास पैसे न होने के कारण उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। कई सारे लोग दवाई और रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन का ब्लैक मार्केट भी कर रहे हैं। तो ये सारा अन्याय हो रहा है। आपने भी जब छोटे होंगे तब अकबर बिरबल की बातें सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो उसमें भी बीरबल को सच्चा न्याय देने के लिए अकबर कहते हैं और हर बार अपनी चालाकी से बीरबल सच्चा न्याय करता है। तो सच्चा न्याय हम किसे कहेंगे? हमने अकबर बिरबल की कई सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ी है जिसमें खुद राजा को ही उसने चालाकी से कह दिया है कि आप गलत हो। आपने 8th स्टैंडर्ड में गुजराती वाला चैप्टर पढ़ा था ना, बीरबल की युक्ति। तो अंत में बादशाह को भी पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। राजा अशोक के बारे में हम सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं ना। तो उनके बारे में आज हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य में न्याय लाने के लिए एक सच्चे न्याय मंत्री की खोज किस तरह से की, और शिशुपाल एक ब्राह्मण वो किस प्रकार से उस परीक्षा पर खरा उतरा, न्याय मंत्री बना और किस प्रकार से उसने न्याय किया, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज के चैप्टर का नाम है न्याय मंत्री।
लेखक है श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन, श्री सुदर्शन। मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा। बद्रीनाथ शर्मा। साहित्य प्रकार कहानी। राजा अशोक के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे बोध दिए हमें, उनके कई सारे स्तंभ भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें अच्छी बात लिखी गई है। उनके चक्र को भी, अशोक चक्र को भी हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थान दिया गया है। तो ऐसे पराक्रमी, ऐसे वीर अशोक राजा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्री सुदर्शन जी के बारे में पढ़ते हैं। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896, निधन 1968 में हुआ था। पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। इस कहानी में सम्राट अशोक ने सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। इसमें कई सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना अभी भी नहीं आता है गुजराती और हिंदी में। तो एक काम आपको करना है, आपकी टेक्स्ट बुक आपके नज़र के सामने होनी चाहिए। जिनको पढ़ना आता है, जिनको नहीं आता है, वो हर रोज़ एक पेज पढ़ेंगे। जिनके हैंडराइटिंग खराब है, जिनको लिखना नहीं आता है, वो हर रोज़ एक पेज, चाहे हिंदी का हो या चाहे गुजराती का, एक पेज हर रोज़ लिखेंगे। तो जिनसे आपके हैंडराइटिंग सुधरेगी और साथ में आपको वांचन भी आ जाएगा। जिनको आता है वो मेरे साथ रीडिंग करेंगे, जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे कि, और साथ में आपकी उंगलियां भी फिरनी चाहिए कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, जिससे आपको आ जाए कि इस शब्द का उच्चारण इस प्रकार से होता है। चलो मैं रीड करती हूँ। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था।
उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल बोला, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए और फिर कुछ न बोले। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से सच्ची झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा और उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए और फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्हें सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। तो लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो वे क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रभाव प्रकट किया कि कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने फिर सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे।
सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अशोक में शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा आप वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंख खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। तो इस प्रकार मैंने थोड़ी जल्दी पढ़ा है। आप कितनी जल्दी ना पढ़ सके तो धीरे धीरे आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो समझना स्टार्ट करते हैं कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। पहले के समय में होटल्स, रेस्टोरेंट और धर्मशाला ऐसा कुछ नहीं था। यदि किसी को किसी के रात काटने की जगह चाहिए तो किसी के पास जाकर उनसे आजीजी करनी पड़ती थी। और उस समय में अतिथि देवो भव का रिवाज चालू था, तो कोई मना नहीं करता था। इसी प्रकार एक रात संध्या का समय हो गया था और किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा, कौन है? और आधा दरवाजा, थोड़ा सा ही दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, रात काटने के लिए मुझे स्थान मिलेगा। शिशुपाल ने रात हो चुकी थी, इसीलिए पूरा दरवाज़ा नहीं खोला था। सामने से आवाज़ आई कि मैं एक परदेसी हूँ, मुझे रात काटने के लिए आपके घर में स्थान मिलेगा। ब्राह्मण शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और कहा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरण से यह घर पवित्र हो जाएगी। आइए पधारिए। मैंने पहले ही बोला कि उस समय में सब लोग क्या करते थे? अतिथि देवो भव मानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, शिशुपाल ने, कि अतिथि मेरे घर पे कहाँ, मेरा सौभाग्य है कि अतिथि मेरे घर पे आए। सौभाग्य मतलब खुशनसीबी। खुशनसीबी। अतिथि मेहमान। फिर शिशुपाल ने उस नवयुवक परदेसी को अपने घर में बुलाया और उसका आदर सम्मान किया। आइए बैठिए, खाना खिलाया। फिर दोनों उस समय की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था मतलब दशा, हालत।
उस समय में क्या राज्य में चल रहा था, क्योंकि जो नवयुवक था वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक था, उस राज्य का राजा था। पहले के समय में जब राजा को अपने राज्य में क्या चल रहा है उसके बारे में देखना होता है, तो वो अपना जो वेश है वो बदलकर नगर में, राज्य में चक्कर लगाता था और देखता था कि शासन बराबर चल रहा है, कोई अव्यवस्था हो रही है, ये सारी चीज़ें देखने निकलते थे। तो उस समय में क्या चल रहा है वो उस परदेसी के साथ शिशुपाल बातें कर रहा था। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। दोष मतलब गलती, दोष मतलब गलती। फिर है सुगम, सरल, तो शिशुपाल ने कहा कि क्या बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा तो उस परदेशी ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के सामने उंगली उठाना आसान है, लेकिन उस जगह पर रहकर न्याय करना बहुत कठिन है। हम किसी को भी पूरा सच जाने बिना किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सामने दोष निकालना आसान होता है और उसकी जगह पर रहकर देखना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब शिशुपाल ने अपने मन की बात कह दी कि मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। मुझे अगर स्थान मिल जाए कि मुझे करना पड़े तो मैं भी दिखा दूंगा। अभी कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यदि ये होता तो ये होता। दोष निकालना आसान है, पर उस जगह पर बैठकर देखना उतना ही कठिन होता है। तो आप अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। तो परदेसी ने कहा, ठीक, आपको अवसर चाहिए, आपके होते हुए कोई अन्याय नहीं होगा। तब शिशुपाल ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ और मेरे होते हुए कोई अन्याय नहीं होगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। अवसर, मौका, जब परदेसी ने कहा कि यह कार्य बहुत कठिन है, तब शिशुपाल ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है और मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मतलब मैं सबको दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं, यदि मुझे एक चांस मिला तो। परदेसी धीरे से मुस्कुराया
और फिर कुछ ना बोला। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। कोई कभी ऐसा बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि डिंगे हाँक रहा है तो हाँकने दो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे परदेसी ने भी यही रिएक्शन दिया कि मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर के बाद वो सो गए। सुबह उठकर शिशुपाल ने धन्यवाद देकर वहाँ से विदा ली। फिर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद किया और वहाँ से परदेसी चला गया। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर में कुछ सिपाही आए और उसको पकड़ लिया और उसको राज दरबार में लिया जाए। तभी उसको ऐसा लगा कि उस परदेसी के सामने मैंने बोला था तो वो सारी बातें राजा को तो नहीं बताया होगा, उसकी सच्ची झूठी बात तो नहीं करती होगी। वो घबरा गया, सहम गया कि अब क्या होगा। तब भी वो तो सबके साथ, सिपाहियों के साथ राज दरबार में पहुंचता है, उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है। और जब राज दरबार में पहुंच जाता है और सिंहासन पर बैठे आदमी को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सिंहासन पर और कोई नहीं, वो परदेसी ही बैठा हुआ था। अब तो शिशुपाल और भी घबरा गया कि चलो आज तो मेरा काम तमाम, क्योंकि राजा के सामने में ही उनकी राज्य के बारे में बुराई बोल दी थी, अब तो मैं गया। पर इससे उल्टा हो रहा है कि राजा ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता आइए, आपको न्याय का अवसर चाहिए था, तो मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शिशुपाल थोड़ी देर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो परदेसी को राजा के रूप में देख रहा है और सामने से राजा बोला है कि मैं न्याय का अवसर दे, तो कुछ देर तो वो बोल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर के बाद शिशुपाल ने कहा, यदि राजा की यही इच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय सम्राट अशोक ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और शिशुपाल को दे दी, जो उस राज्य की राजमुद्रा थी। उस राजमुद्रा मतलब शासन की निशानी, और कहा, आज से आप न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। देखो, मौका कब मिलता है, चांस कब मिलता है, उसको पकड़ना कैसे है, वो हम पर निर्भर है। यहाँ शिशुपाल को भी सामने से मौका मिला था, तो उसने वो तक ले ली। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके थे। उन्होंने राज्य की समुचित मतलब अच्छी तरह से व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अच्छी तरह से किसी को अन्याय ना मिले, उस प्रकार से अपनी व्यवस्था करने लगे। उसके सुप्रबंध मतलब अच्छी व्यवस्था को देखकर सब लोग अब शांति से रहने लगे। किसी को किसी बात का भय नहीं रहा था। यहाँ तक कि सब अपने दरवाजे भी खोलकर जाग रहे थे। चारों तरफ शिशुपाल की वाहवाही हो रही थी और उनकी इस सुप्रबंध व्यवस्था को देखकर उनका जय जयकार हो रहा था, उनकी धूम मची हुई थी। वो सब में प्रसिद्ध हो रहे थे और सब
को उनका न्याय करने का ढंग अच्छा लगता था, क्योंकि अब किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा था। एक बार यहाँ तक आप तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। आगे हम पढ़ेंगे कि कोई राजा ऐसा नहीं होता है कि किसी को अवसर दे दे और उसके सामने कोई कठिन परिस्थितियां न लाए, उनकी परीक्षा न करे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उसने सम्राट अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा ली और किस प्रकार शिशुपाल उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का होमवर्क है शब्दार्थ और मुहावरे फेयर बुक में लिखें। शब्दार्थ और मुहावरे फेयर बुक में लिखना है। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग मोड के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।